जय हिंद। जेएससी क्लास 6 विषय जो है वो भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल। इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के बारे में पूरा जानने वाले हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग का जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन आंसर हो गया, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग 6 क्लास में जो भी सब्जेक्ट है, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ करवाया जाता है, सारा का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल है ना, चैप्टर का नाम है सौर मंडल। तो इसको हम लोग सौर मंडल के बारे में पूरा यहाँ जानेंगे। ये सौर मंडल जो है रात्रि में आकाश जो इस तरह का दिखता है। रात को अगर हम लोग आकाश में देखते हैं तो जनरली इस तरह से दिखाई देता है, बहुत सारा तारा रहता है और वगैरह वगैरह चीज रहता है ना। तो वो चीज के हम लोग यहाँ देखेंगे। अब यह बात आता है कि दिन के समय में अगर हम लोग देखते हैं आसमान में, तो दिन में चमकता है सूरज, है ना। सूर्य जो है क्या होता है, दिन में चमकता है और अपनी किरण से जो उसका रोशनी होता है उससे चारों ओर बिखेर देता है। परंतु सूर्यास्त हो जाता है, मतलब सूरज जो है वो डूब जाता है, तो उसके बाद पूरा आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं जो है वो भर जाती है। छोटा छोटा बहुत सारा दिखने लगता है, इस तरह से छोटा छोटा बहुत सारे। दिन में क्या होता है, दिन में ये सारा छोटा छोटा चीजें नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जो है सूरज जो है वो सूर्यास्त होता है, सूरज डूबता है, उसके बाद जो है पूरा आकाश में, संपूर्ण आकाश में जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं से जो क्या होता है, पूरा आकाश भर जाता है। पूरा जो है आकाश में छोटा छोटा चमकीला वस्तु दिखाई देने लगता है। आखिर ये चमकीला वस्तु क्या होता है ना। तो ये जो जिसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ जो है वो धुंधले, मतलब कुछ कुछ चमकीले मतलब अच्छे तरह से दिखाई देंगे और कुछ थोड़ा सा जो है वो धुंधले टाइप में दिखाई देते हैं। तो इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ जो है हिलते डोलते प्रतीत होता है। मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं के कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होता है। यहाँ बात समझिएगा। यहाँ बोला है कि दिन में हम लोग जो है वो सूरज चमकता है, और दिन में जो है सूरज चमकने के साथ में वो अपने रोशनी से, किरण से चारों ओर क्या करता है, किरण को सारे चारों ओर बिखेर देता है। परंतु जैसे ही सूरज डूबता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद आकाश में क्या दिखना शुरू होता है, छोटा छोटा चमकदार वस्तुएं पूरा भर जाता है। जिसमें कि कुछ जो वस्तु क्या होता है, चमकीला होता है, कुछ चमकते रहता है, और कुछ वस्तु जो रहता है वो क्या रहता है, धुंधला टाइप में दिखाई रहता है। तो इसमें से कुछ टिमटिमाते हुए भी दिखता है, कुछ जो है वो लाइट जो है टिमटिमाहट के टाइप में दिखता है। मगर इन टिमटिमाते वस्तुओं के कुछ जो है वो और भी अलग अलग है ना। कुछ जो है वो टिमटिमाहट अलग अलग तरह का होता है, मतलब जो है, और जितने भी टिमटिमाहट होते हैं उनसे कुछ अलग तरीके के मतलब टिमटिमाहट इसमें होती है। तो इन चमकीले वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है ना। चमकीले देखिए, रात को जो है वो छोटे छोटे तो चमकीली वस्तु दिखते ही दिखते हैं, लेकिन उसके साथ में और कौन दिखाई देता है, तो चंद्रमा, चांद भी दिखाई देता है। पर यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार के होता है। चंद्रमा जो है एक साइज का नहीं होता है, बल्कि वो अलग समय में अलग आकार का दिखता है, कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह से, है ना। तो पूर्ण चंद्र, जब पूरा चंद्र जो होता है वो एक महीना में एक ही बार दिखता है, मतलब पूरा गोल सा चांद जो होता है, चांद जो पूरा गोल सा इस तरह से एक महीना में एक ही बार दिखता है। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। जो पूरा चांद, पूरा गोल सा चांद दिखता है, उस रात को जो है उसको पूर्णिमा बोला जाता है। और 15 दिन के बाद, है ना, फिर ये पूर्णिमा जब होता है उसके 15 दिनों के पश्चात में इस परिस्थिति में जो होता है वो बदलाव, चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। अब चेंजिंग क्या होता है, तो इस समय चंद्रमा का काला भाग जो रहता है ना, चेंजिंग जब होता है, देखिए पूर्ण चांद महीना में एक बार देखा जाता है, और ये पूर्ण चांद महीना में एक बार देखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। लेकिन उसके बाद ये क्या होता है, इसका स्थिति में 15 दिन के बाद में बदलाव होना शुरू हो जाता है। अब बदलाव होता है तो इस समय चंद्रमा का जो काला भाग रहता है, मतलब चांद का जो काला भाग, इस तरह से चांद मान के चलिए कि ऐसे है ना। तो ये काला भाग जो इधर काला भाग रहता है वो पृथ्वी की तरफ होता है ना, जिसे नए चंद्रमा की जो है वो रात्रि को, या फिर तो नए चंद्रमा की रात्रि, या फिर तो अमावस्या बोला जाता है ना। और अमावस्या की रात में अंधेरा होता है। यह बात समझिए, पूरा एक महीने में जो है वो चांद पूरा गोल सा दिखता है एक बार, और उसका 15 दिन बाद जो है वो उसके स्थिति में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है, और काला भाग जो है नीचे की तरफ रहता है। मान लीजिए चांद अगर इस तरह से है, इस तरह से, और ये काला वाला भाग जो है नीचे की तरफ रहता है, तो इसको हम लोग नए जो है नए चंद्रमा की रात्रि बोलते हैं, या फिर तो अमावस्या भी बोलते हैं, है ना। और अमावस्या की जो रात रहता है वो अंधेरा रहता है। कुछ यहाँ जानने वाला बात है, वो हम लोग जानते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वितरण। और यह जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि जियो शब्द जो है, जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, तथा ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी को लिखना। इसी प्रकार जो है जियोग्राफी मतलब हो जाएगा, जियोलॉजी भी होता है, जियोमेट्री भी होता है, जियोआइड भी होता है ना। तो जियोलॉजी में जो है वो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जियोमेट्रो में जो है पृथ्वी को मापा जाता है, और जियोआइड में जो है वो पृथ्वी के आकार का अनुरूप किया जाता है, मतलब किस तरह की पृथ्वी है इसको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ बात आता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। दिन में जो है वो हम लोग जो भी
चंद्रमा या फिर तो और भी चीजें हैं जो आकाश में चमकते रहता है, वो सारे चीज को हम लोग नहीं देख पाते हैं। सही बात है, क्योंकि सूर्य निकलने पर जो है वो सूर्य जो निकलता है, सूर्य से निकलने वाला इतना तेज प्रकाश होता है कि हम लोग को तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो चमकने वाला वस्तु है दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा क्या होता है यहाँ देखिए पहले इसमें कि हम लोग जो है दिन के समय में चंद्रमा एवं इनसे छोटी छोटी सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। और नहीं देखने के कारण क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूरज से जो भी रोशनी किरण निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा रहने के वजह से जो है वो कम प्रकाश वाला को ये दबा देता है और उसको दिखाई नहीं देने लगता है। जिस प्रकार जैसे कि हम लोग अभी दिन है, दिन में अगर अभी टॉर्च चलाते हैं, टॉर्च का रोशनी जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा। सेम उसी प्रकार से जो है, सेम उसी प्रकार से रात के समय में रात के समय में क्या होता है कि जितने भी आकाश में चांद है, तारा है, ये सारा का रोशनी दिखाई देता है, लेकिन दिन में यही चीज जो है सूरज के प्रकाश उससे ज्यादा रहता है, इस वजह से उसको दबा दिया जाता है। अब यहाँ सूर्य चंद्रमा है ना, सूर्य चंद्रमा तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या है कि सूरज हो गया, सूर्य जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और तारा के साथ में और भी बहुत सारा वस्तु जो है आसमान में चमकते हुए दिखाई देता है। तो वो सारे को जो है वो हम लोग सभी को मिला के जो है खगोलीय पिंड कहते हैं। और हमारे पृथ्वी में इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। हम लोग का पृथ्वी भी जो है ना वो आकाश का ही मतलब एक खगोलीय पिंड का ही भाग है। मतलब जितने भी वहाँ खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड कैसे मिलकर बनता है? तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, जितने भी आकाश में चीजें दिखाई देता है वो सारा मिलकर किसका निर्माण करता है? खगोलीय पिंड का निर्माण करता है। और हम लोग का पृथ्वी भी जो है वो खगोलीय पिंड का ही क्या है? एक भाग है ना, वो भी वही का भाग है पृथ्वी भी। और ये सारे खगोलीय पिंड जो है क्रमशः तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। मतलब ये जितने भी खगोलीय पिंड है, कुछ को तारा बोल दिया जाता है, तो कुछ को ग्रह बोला जाता है, कुछ को उपग्रह बोला जाता है, कुछ को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। इस तरह से अलग अलग इस सबको बांट दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि कुछ खगोलीय पिंड, कुछ जो खगोलीय पिंड है बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। कुछ कुछ खगोलीय पिंड है जो बड़ा बड़ा दिखता है लेकिन वो सब गर्म भी होता है। ये गैस से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड जो है गर्म होता है वो जनरली गैस से बना होता है। इनको अपनी पास उष्मा तथा प्रकाश होता है। और उस सबका जो है ना, जो गैस से बना होता है उसका अपना उसका पास उष्मा होता है और अपना उसका पास क्या होता है? प्रकाश होता है, और जिसे वे उत्सर्जित भी करते रहते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। यहाँ बात समझिएगा कि यहाँ हम बता रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जो है, कुछ खगोलीय पिंड क्या है कि बड़े आकार का, साथ साथ में बड़े आकार के होते हैं और साथ साथ में गर्म भी होते हैं। और गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि वो गैस से बने होते हैं, है ना, और गैस से बना होता है और इसलिए इस सबके पास अपना क्या होता है? उष्मा होता है। और वे अपना ही उष्मा को क्या करता है? उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंड को जो है, जिसका मतलब जो गैस से बना हुआ रहता है और जिसका पास अपना उष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है, उन सारे को जो हम लोग तारा बोलते हैं। अब सूरज भी जो है क्या है? एक तरह का तारा ही। क्यों? क्योंकि सूरज भी जो है वो गैस से ही बना हुआ है और ये क्या है? हल्का है। और ये क्या करता है? इसका अपना अपने पास जो है अपना उष्मा है, इसलिए इसको हम लोग जो है तारा बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है कि सूर्यास्त के पश्चात, जब सूर्यास्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो सूर्यास्त के पश्चात रात के समय में, है ना, सूर्यास्त के पश्चात में क्या होता है? रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे दिखाई देते हैं आसमान में। अगर हम लोग देखेंगे तो इतना सारा तारा दिखाई देता है कि मतलब गिन नहीं सकते हैं। हाँ, तो सूर्य के ही समान है। और ये सारे जो है तारा सूर्य से समान है या फिर तो सूर्य से बड़े भी हैं, है ना। सूर्यास्त के पश्चात जब सूरज डूब जाता है तो रात में जो है वो क्या होता है? रात के समय में चमकते हुए बहुत सारा अनगिनत तारा दिखाई देता है और सूर्य के ही समान है। और ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण, है ना, यहाँ सूरज तो थोड़ा सा नजदीक में है लेकिन तारे जो है वो बहुत दूर होने के कारण ये लोग जो है वो तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और हम लोग इनकी उष्मा या प्रकाश को जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए सूर्य जो है तारा है और बहुत सारा और भी तारा रात को दिखाई देता है, सब एक ही आकार का है लगभग, है ना। लेकिन हम लोग का सूर्य की गर्मी को झेल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं झेल पाते हैं? क्योंकि जो सूर्य है वो हम लोग के पृथ्वी से बहुत नजदीक है, लेकिन अन्य जो तारा है वो पृथ्वी से क्या है? काफी दूर है, और जिसके कारण वो छोटे दिखाई देते हैं और उसके उष्मा जो है हम लोग तक नहीं उतना पहुंच पाता है। अगर इस तरह से अगर सूर्य की तरह अगर सभी तारे नजदीक आ जाएं तो ये धरती जो है वो फिर नहीं रह पाएगी। अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप है ना, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करना क्या है? इस कार्य के लिए जो है हम लोग का एक टॉर्च की जरूरत पड़ेगा, एक सादा कागज की जरूरत पड़ेगा, पेंसिल का जरूरत पड़ेगा और एक सुई की आवश्यकता पड़ेगा। करना क्या है इसमें? सबसे पहले तो कागज के मध्य में, कागज जो होता है उसके मध्य बीच में टॉर्च की कांच को कागज से सटाकर रखना है। देखिए यहाँ कागज लेना है, पेज, और उसको टॉर्च के मध्य में, मतलब टॉर्च के बीच में जो है कांच में जहां से लाइट निकलता है वहां सटा के रखना है। और टॉर्च के कांच में जैसे कि इस तरह मान के चलिए कि टॉर्च है ना, ये टॉर्च है, तो ये टॉर्च के इस जगह पर जो है पेपर को रखना है, कागज को सटा के, है ना। अब ये टॉर्च के कांच को गोलाई के वृत्त का खींचकर उसमें से सुई के छोटे छोटे छिद्र कीजिए। अब ये जो है टाइट करके यहाँ जो है इस जगह पर छेद कर देना है ना, सुई से इस जगह पर छेद कर देना है।
कागज में, और उसको अच्छे तरह से फिर जो है वो यहाँ जो है बांध देना है, और उसके बाद टॉर्च को जलाना है मुंह में लगा के, है ना। टॉर्च का मतलब यहाँ इस जगह पर कागज को लगा के जलाना है। अब दीवार में देखिएगा तो रोशनी जाता है, लेकिन रोशनी जो है कैसे दिखेगा, तो डॉट 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 ऐसे कर दिखेगा। हाँ, बिल्कुल जो रात की जिस तरह से दिखता है आसमान में तारा, उसी तरह से। अब कमरा का सब बत्ती बुझा देना है, अब देखना है कि क्या होता है, तो इसको कीजिएगा। अब देखिए, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपनी आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज काफी छोटा दिखाई देता है। देखिए, कुछ दूरी पर कोई मतलब कुछ दूर पर जो है कोई भी वस्तु रखा हुआ है, तो जितना बड़ा वो रहता है उससे काफी छोटा दिखाई देता है। मतलब बहुत दूर में जो चीजें हैं, या फिर तो आसमान में हवाई जहाज उड़ता है तो हम लोग को कितना बड़ा दिखता है, एकदम छोटा सा दिखता है। तो क्या वो छोटा सा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है। तो कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं का आकार जो है क्या दिखाई देता है, काफी छोटा दिखाई पड़ता है। और अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ता है, वो भी काफी छोटा दिखाई देता है, जितना कि उतना छोटा होता नहीं, लेकिन वो उतना छोटा दिखाई देता है। तो रात्रि के समय आसमान में भी तारे जो है विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधियों की आकृति यहाँ दिखाई पड़ती है। मतलब जो है वो अलग, वहां जो है आसमान में हम लोग जो चीज देखते हैं वो काफी दूर होने की वजह से जो है वो क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। और ये नक्षत्र मंडल भी कहलाते हैं, है ना। और बहुत से आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या फिर तो सप्त ऋषि, मतलब जिसमें सप्त सात मतलब ऋषियों का संत है, यह 7 तारों का समूह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल, है ना। जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल ऊर्जा, है ना, उर्सा मेजर या फिर तो बिग बियर के भाग भी होता है। यहाँ समझिएगा फिर से एक बार कि कुछ दूरी पर, है ना, कुछ दूरी से देखने पर हम लोग कुछ दूरी कुछ चीज के देखते हैं तो वस्तु क्या दिखाई देता है, काफी छोटा आकार में दिखाई देता है। जितना मतलब वस्तु का साइज रहता है उससे काफी छोटा दिखाई देता है। और अत्यधिक ऊंचाई में हवा जहाज भी उड़ता है तो वो भी छोटा दिखाई देता है। लेकिन रात के समय में आसमान में तारे जो है विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधियों की आकृतियां भी रात को देखते हैं कि मतलब तारा तारा जो दिखता है ना, तो तारा से मतलब तरह तरह आकृति भी दिखता है, हाथी घोड़ा टाइप में दिखेगा, है ना। बादल भी रहता है तो उसमें भगवान जैसा कुछ कुछ दिखता है। तो इस तरह का आकृति उसको हम लोग नक्षत्र मंडल बोलते हैं। मतलब बहुत सारा जो है आकृति अलग अलग दिखाई देगा, मतलब कुछ जो है हाथी के टाइप में दिखाएगा, तो कुछ जो है और भी तरह तरह का आकृति के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह का जो आकृति दिखाई देता है तो उसको हम लोग नक्षत्र मंडल बोलते हैं। और बहुत सी आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या फिर तो सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 7 समूह का मतलब जो है तारा एक जगह रहता है, और जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग होता है ये। अब यहाँ बात आता है कि यहाँ देखते हैं प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब बहुत पहले की बात हो रहा है ना। प्राचीन काल में क्या था, तो प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के सहायता से करते थे। मतलब देखिए, अभी तो दिशा देखने के लिए कंपास है ना, किस कंपास से पता चला जाएगा कौन दिशा किधर है। लेकिन प्राचीन समय में लोग जो है रात्रि में, रात के समय में जो है वो दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब तारा जो होता है ना, तारा, उस तारा के मदद से जो है वो पहचानते थे कि मतलब जो है कौन दिशा किधर है सो। और उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी बोला जाता है। फिर समझिएगा कि प्राचीन समय में, बहुत पुराना बात है कि प्राचीन समय में जब मतलब कंपास समय ये सब नहीं आया था, उस समय लोग जो है रात्रि में दिशा का जो निर्धारण करते थे वो स्टार मतलब तारा के सहायता से ही करते थे। और उत्तरी तारा जो होता है उत्तर दिशा को बताता था, उत्तर की दिशा का मतलब इधर जो तारा होता था उत्तरी तारा नॉर्थ तरफ, तो इस उत्तर दिशा को बताता था। और ये इस तारा जो उत्तर दिशा को जो बताता था उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है हमेशा हमेशा जो है क्या रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। और हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। अगर सप्त ऋषि को हम लोग अगर देख लेते हैं, 7 तारा जो एक जगह रहता है, उसके हिसाब से हम लोग जो है ध्रुव तारा को पहचान सकते हैं। सप्त ऋषि क्या है, तो देखिए यहाँ 7 तारा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 तारा जो है इस तरह से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सप्त ऋषि, है ना। इसके थ्रू हम लोग जो है वो ध्रुव तारा को पहचान सकते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। कुछ कुछ ऐसा भी खगोलीय पिंड होता है जिसमें कि अपना उसका ऊर्जा, अपना उष्मा, प्रकाश कुछ नहीं होता है। वे तारे प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ में सूर्य के किसी अन्य तारों की चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ क्या होता है, वे तारों जो है वो जिसका अपना पास कोई उष्मा नहीं होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है, वे तारे प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होने के साथ साथ में, वो तारे जो है वो प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ में जो है वो सूर्य की अन्य तारों के चारों ओर क्या करता है, सूरज या फिर तो और भी जो तारा है उसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। और इस तरह के खगोलीय पिंड को जो है वो ग्रह बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या है कि कुछ कुछ ऐसे भी तारे हैं जिसका अपना कोई भी नहीं प्रकाश है, अपना उसका उष्मा ही नहीं है, अपना प्रकाश ही नहीं है। और वो करता क्या है, तो वो करता है कोई और तारा है उसका चारों ओर परिक्रमा करेगा, या फिर तो सूरज है उसका चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। और मतलब जो तारे का या फिर तो सूरज का जो परिक्रमा करता है उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, है ना। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ में क्या होता है, तारा के प्रकाश से मतलब जो तारा से जो प्रकाश निकलता है उसी से इसमें जो है वो प्रकाशित होता है, मतलब उसी से ये लाइट होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी है, पृथ्वी में अभी तारा, सूरज क्या है, एक तारा है, और उसी के प्रकाश से हम लोग अभी देख पा रहे हैं, तो उसी से जो है वो प्रकाशित होता है।
और किसी अन्य तारों के चारों ओर, और कोई और तारा हो गया, सूर्य हो गया, फिर तो अन्य तारा है, उसके चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है, परिक्रमा करता रहता है। तो इस तरह के खगोलीय पिंड को हम लोग जो है क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट, जिसको हम लोग प्लेनेट कहते हैं ना, जो कि ग्रीक भाषा है। प्लेनेट जो है किस तरह की भाषा है, तो प्लेनेट जो है वो ग्रीक भाषा है। तो प्लेनेट ग्रीक भाषा प्लेनेटाइड से सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमना। तो जो ग्रह रहता है वो क्या करता है, चारों ओर घूमते रहता है। अब नेक्स्ट आता है सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल इसको हम लोग देखते हैं। तो सूर्य हो गया और 8 ग्रह, सूर्य के साथ में 8 ग्रह, उसके बाद उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारा चीज मिल के जो है ना वो सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और उसी को सौर परिवार भी बोला जाता है। बात यहां समझिएगा कि सौर मंडल किसको बोलते हैं, तो सूर्य हो गया, सूर्य के साथ में 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया और अन्य खगोलीय पिंड हो गया। जैसे अन्य खगोलीय पिंड में कौन हो जाएगा, तो क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा। ये सारे मिलकर क्या करता है, सौर मंडल का निर्माण करता है, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया जो होता है वो सूरज होता है। अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, और यह जो है सौर मंडल के केंद्र में, सौर मंडल के सबसे बीचों बीच में रहता है। और सूर्य के जो व्यास, मतलब व्यास क्या होता है, तो ये इस तरह का गोल है। अब सूर्य का व्यास मतलब इस जगह से लेके ये पूरा एरिया जो है कितना है, तो पृथ्वी के व्यास जितना है उसका लगभग 109 गुना ज्यादा। मतलब अगर पृथ्वी का एक होगा 1 किलोमीटर, है ना, मान के चल रहे हैं, तो इसका होगा 109 किलोमीटर, इतना ज्यादा। तो सूर्य की खिंचाव बल जो है सौर मंडल को बांधे रखता है, और सूर्य का जो खिंचाव बल रहता है वो सबको जो है खींच के बांध के रखा हुआ रहता है। सूर्य जो है वो क्या है, सौर परिवार का मुखिया है, और ये सभी ग्रहों को हो गया, है ना, और भी चीजें है उसको सारा के खींच के, मतलब इसमें जो है खिंचाव बल होता है वो खींच के पूरा बांध के रखा हुआ रहता है। और सूर्यमंडल सौर जो है, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा भी क्या करता है, एकमात्र साधन है। सूर्य ही क्या करता है, सौर मंडल के लिए जो है प्रकाश और उष्मा भी देता है। परंतु पृथ्वी पर हम इनकी अत्यधिक तेज उष्मा का महसूस नहीं करते हैं। मतलब इसका जो सूर्य से जो भी तेज उष्मा आता है उसको ज्यादा हम लोग महसूस नहीं करते हैं, फिर भी महसूस करते हैं, है ना, गर्मी के समय में, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी जो है ये काफी दूर है। मतलब सूर्य जो है क्या है, पृथ्वी के नजदीक है, पृथ्वी का नजदीक का तारा है, फिर भी जो है ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा, काफी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना। सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। मतलब यहाँ सूर्य है, मान के चलिए इस जगह सूर्य है ना, तो ये जगह क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ से दोनों के बीच की दूरी जो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब कुछ यहाँ जानने योग्य बात है कि सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% भाग वायुमंडल में जो है गर्म करने का काम आता है, और शेष ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। मतलब देखिए, पृथ्वी जो है यहाँ सूरज से जो भी ऊर्जा निकलता है, जो भी ऊर्जा निकलता है उसका एक छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। और 48% ऊर्जा तो वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है, और बाकी जो है तो वो तो वापस घूम जाता है। तो यहाँ दिखाया गया है ग्रह के बारे में, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ सूर्य है ना, सूर्य यहाँ है गोल सा, सबसे बीच में केंद्र में है, और इसके चारों ओर जो है वो चक्कर काट रहे हैं जितने भी ग्रह हैं। यहाँ बुध है, उसके बाद ये आप लोग का शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, इधर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस, इस तरह से टोटल जो है 8 ग्रह है सौरमंडल का। अब नेक्स्ट आता है कि सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन, देखिए सूर्य जो बना हुआ है, सूर्य किस गैस से बना है, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन है और हीलियम गैस, ये दोनों का विशाल भंडार, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ही जो है वो सूर्य बना हुआ है। अब नेक्स्ट आता है ग्रह, है ना, यहाँ ग्रह लिखा हुआ है। ग्रह जो क्या होता है, तो हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और ये सूर्य से दूरी के अनुसार जो है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक में जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, सबसे नजदीक में जो है ये बुध ग्रह है, ये बुध हो गया, उसका बाद जो है वो शुक्र ग्रह है, हाँ ये शुक्र है, उसका बाद जो है वो, हाँ बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है एवं नेपच्यून है। ये सारे जो है वो हम लोग का ग्रह है। हमारे जो है आकाश के अनुसार, है ना, आकाश में जो है आकाश के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है इस तरह से है। देखिए ये तो हम बताएं कि
ये जो है वो नजदीक के हिसाब से सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि, यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये तो दूरी के अनुसार हो गया, लेकिन बड़ा के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है ना। बुध सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन बुध जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीक है। अब ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक और बाह्य ग्रह में बांट दिया गया है। ग्रह जो होता है उसको अंदर और बाहर के ग्रह में बांटा गया है। चार जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और चार जो है बाहर ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह में जो नजदीक में है बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल, ये चारों को जो है आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और ये सूर्य से काफी नजदीक है और आकाश में छोटे हैं, है ना। ये जो है आकार में भी क्या है, छोटा छोटा है तथा चट्टान से बने होने के कारण ये भारी है। देखिए चार जो आंतरिक ग्रह है वो क्या है, पृथ्वी बोल रहे हैं, ये सूर्य के काफी क्या है, नजदीक है। और ये जो है वो किस चीज से बना हुआ है, तो ये चांद जो है वो चट्टान से, है ना, चट्टान से बना हुआ है। ये काफी भारी भारी ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, भारी ग्रह है। और ये आकार में ये क्या है, आकार में छोटा है। और ये क्या चीज से बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है। और चट्टान से बनने के कारण ये क्या है, भारी है। अब नेक्स्ट आता है बाह्य ग्रह। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सबको बाह्य ग्रह बोला जाता है, बाहर के ग्रह बोला जाता है। और ये सूर्य से दूरी, है ना, मतलब सूर्य से काफी दूर है, सूर्य से दूर में स्थित है। और आकार में ये क्या है, बड़े हैं, लेकिन ये क्या चीज से बने हुए हैं, गैस से बने हुए हैं। और गैस से बना हुआ है, इस वजह से ये क्या है, हल्का है। अब सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पर सौर मंडल में कितने टोटल ग्रह हैं, 8 ग्रह है। और ये निश्चित पथ पर जो है क्या करता है, सूरज को चक्कर लगा रहता है, मतलब अपना ही रास्ता में जो है वो घूमते रहता है। ये रास्ते का दीर्घवृत्ताकार ये ग्रहों का कक्षा कहलाता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है, यहाँ समझिएगा। यहाँ जैसे कि ये बुध है ना, तो बुध जो है वो अपने ही कक्षा में ये इसी में घूमते रहेगा। उसी प्रकार जो है वो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है ये अपने ही ये कक्ष में घूमते रहेगा। शुक्र जो है ये अपने ही कक्ष में ये क्या होगा, घूमते रहेगा। तो मतलब सब जो ग्रह ना अपना ही कक्ष में क्या होता है, घूमते रहता है। ये अपना कक्ष में घूमते रहेगा, ये अपना कक्ष में, मंगल भी अपना कक्ष में घूमेगा। तो जो है अपना ही कक्ष में सब घूमते रहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुध के बारे में, है ना, बुध ग्रह के बारे में आखिर ये क्या है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे क्या है, नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सबसे सूर्य का सबसे नजदीक वाला ग्रह है। और ये आकार में क्या है, सबसे छोटा भी है। और अपनी कक्षा में जो है वो सूर्य के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है ये 88 दिन केवल लगाता है, एक चक्कर पूरा लगाने में। जैसे कि यहां समझिएगा कि ये क्या है, बुध है। और बुध जो है वो एक चक्कर सूरज का पूरा इस तरह से एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। तो जाहिर सी बात है, जो जितना ज्यादा नजदीक में रहेगा वो उतना जल्दी क्या करेगा, वो चक्कर लगा लेगा। और जो जितना ज्यादा दूर में रहेगा उतना लेट से चक्कर लगाएगा। अब यहाँ देखिए कि कोई व्यक्ति जो है, यहाँ बीच में एक सेंटर है, अब कोई इतना से घूम रहा है और कोई जो है इतना से घूम रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो नजदीक से घूम रहा है वो जल्दी घूमेगा, और जो दूर से घूम रहा है वो थोड़ा सा लेट से घूमेगा। तो बुध जो है वो सूर्य का सबसे क्या है, नजदीक ग्रह है। और ये आकार में क्या है, सबसे छोटा भी है। और ये अपने कक्षा में सूर्य की चारों ओर जो है एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगा देता है ना। अब उसी प्रकार आता है जानने योग्य बात, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह में अवस्थित है। मतलब हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़, है ना, पहाड़ देखिए पृथ्वी में ही पहाड़ नहीं बल्कि दूसरा ग्रह में भी पहाड़ है, जो कि कौन सा पहाड़ है, ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर जो है वो सबसे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसी प्रकार जानने योग्य बातें और है कि सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में जो है ग्रह का नाम इस प्रकार आसानी से याद रख सकते हैं। क्या एक ट्रिक्स बताया गया है यहाँ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, है ना, इससे आप जो है याद रख सकते हैं। फिर जानने योग्य बात यहाँ है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, कि गैलीनी ने जो है वो सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह का भी जो है वो खोजा था। अब नेक्स्ट आता है शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से मतलब सूर्य के जो सूर्य तो मुखिया बीच में रहता है, तो उससे दूरी के अनुसार जो है, सूर्य से दूरी के अनुसार जो है यह ग्रह शुक्र ग्रह जो है दूसरा ग्रह है। और यह आकार में दृष्टि से देखा जाए तो 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे गर्म। अच्छा अभी बोलेगा कोई कि बुध ग्रह मतलब जो सूरज का इतना नजदीक था तो वो गर्म क्यों नहीं था, है ना। तो ये सब ग्रह जो है वो इसमें सूर्य से नजदीक की वजह नहीं देखा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो क्या है, शुक्र है। और यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह सौर मंडल का क्या है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि ये आकार हो गया, आकृति हो गया, सेम लगभग जो है पृथ्वी के ही इतना है, समान है। और यह ग्रह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में जो है वो देख सकते हैं, मतलब सूरज को उगने से पहले इस शुक्र ग्रह को हम लोग देख सकते हैं, या सूरज जब डूब जाता है उस समय इस ग्रह को हम लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहें आसानी से। तो इसलिए इसे सुबह की तारा एवं शाम का तारा भी बोला जाता है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह क्या है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है।
है ना। और यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है, मंगल ग्रह जो है पृथ्वी जितना बड़ा है उससे आधा। और यह मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार जो है वो चौथा ग्रह है ना। ये क्या है, दूरी के अनुसार जो है वो चौथा। अच्छा, बात आया हो कि अरे पृथ्वी के बारे में नहीं देखी, तीसरा में तो पृथ्वी आता है ना। तो पृथ्वी थोड़ा सा इसको अनोखा ग्रह बोला गया, इसलिए इसको थोड़ा सा लेट से हम लोग देखेंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और यह जो है ग्रह पृथ्वी का लगभग क्या आधा है, और मंगल जो है वो सूर्य के दूरी के अनुसार जो है चौथा नंबर में आता है। तीसरा में पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, और अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह को घूर्णन काल में मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही माना जाता है। नेक्स्ट आता है बृहस्पति के बारे में देखते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पांचवा ग्रह है, और सारे ग्रहों के अपेक्षा में सबसे अधिक उपग्रह जो है इसी का है। मतलब उपग्रह जो है, ग्रह जो है क्या करता है, ग्रह जो है तारा का चारों ओर चक्कर लगाता है ना, या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन उपग्रह किसको बोलते हैं, तो जो ग्रह होता है उसका चक्कर लगाता है। ग्रह जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है ना, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। और सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे ज्यादा उपग्रह इसी ग्रह का है, लगभग इसकी संख्या जो है वो 67 है। उसके बाद जो है शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सुना, सुंदर बोलेगा कि बहुत बढ़िया दिख रहा हुआ, नहीं, सुंदर ग्रह इसलिए है कि इसके चारों ओर चमकीला छल्ला पड़ा हुआ है, जो सूर्य के दूरी के अनुसार जो है यह छठा ग्रह कहलाता है। और यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे क्या है, बड़ा ग्रह है। और शनि के लगभग जो है वो 62 उपग्रह है, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है, और शनि ग्रह का रचना जो है 75% जो है ना हाइड्रोजन, और 25% जो है हीलियम से हुआ है। मतलब जो ये शनि ग्रह बना हुआ है उसमें 75% हाइड्रोजन है, और उसके बाद 25% क्या है, हीलियम है। और जल में जो है जल, मीथेन और अमोनिया पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और ये शनि ग्रह जो है वो पानी में आसानी से तैर सकता है ना, इसका जो बाहर से छल्ला टाइप में जो था चक्री टाइप में। इसलिए यूरेनस क्या होता है, तो यूरेनस के भी चारों ओर छल्ले हैं, और सूर्य की दूरी के अनुसार जो है यह 7वां ग्रह है, और आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और विलियम्स हर्सल के जो है, हर्सल ने यूरेनस को खोज किया था। नेपच्यून के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो नेपच्यून जो है ये आकार और बनावट से जो है वो यूरेनस के समान है। नेपच्यून ग्रह जो है आकार के हिसाब से हो गया, बनावट के हिसाब से हो गया, वो जो है यूरेनस जो है उतने ही लगभग बराबर है। अब आकार के अनुसार जो है, आकार की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन ये परंतु जो है इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो था वो अपनी बैठक में 2006 में, अगस्त 2006 में क्या निर्णय लिया, तो निर्णय ये लिया कि कुछ समय पहले खोजा गया अन्य खगोलीय पिंड सिरिस तथा प्लूटो बौने ग्रह है। मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इसको हटा दिया जाए, ग्रह में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से क्या है, सबसे 5वां जो है सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन सूर्य के दूरी के हिसाब से जो है वो तीसरा ग्रह सब माना जाता है। और यह आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन था, तो पृथ्वी के जो 4 नजदीक का ग्रह था वो आंतरिक ग्रह है, और उसमें से सबसे बड़ा ग्रह यही है। और हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और यहाँ अपना संपूर्ण प्रकाश जो है वो जितना भी पृथ्वी को प्रकाश मिलता है या उष्मा मिलता है वो सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा भी है। और यह ध्रुव के पास थोड़ी क्या है, चपटा है। मतलब पृथ्वी जो है इस तरह से गोल है, तो ध्रुव के पास इस जगह पर और इस जगह पर क्या है, चपटा है। और यही कारण से है कि इसकी आकार को भू आप भी बोला जाता है। ये चपटा होने के कारण भू आप इसको बोला जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अब नेक्स्ट आता है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। ये पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें कि जीवन जो है वो संभव है। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है, और यहाँ की वायु में जो है ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि गैस पाया जाता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ये सब गैस है बहुत ज्यादा जरूरी है। और जीवन के लिए जो गैस जरूरी है वो पृथ्वी में ही केवल पाया जाता है, इसलिए जो पृथ्वी पर जीवन का ग्रह भी बोला जाता है इसको। और इसके साथ साथ पानी के भी यहाँ उपलब्ध है, जो कि हम लोग के जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, और यहाँ जो है जीवन संभव हो पाया है। और अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी वो नीला रंग दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये नीला दिखने की वजह यह है कि इसमें जो है 2/3, मतलब इसमें जितना पृथ्वी है ना, पृथ्वी को अगर 3 भाग में बांट देते हैं, इस तरह से 3 भाग में अगर हम बांटते हैं तो 2 भाग जितना है इसमें केवल क्या है, पानी ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। ऊपर से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। चांद के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है ना। मतलब जो ग्रह किसको बोलते हैं, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह को चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मात्र एक क्या है, चंद्रमा है। और ये मात्र एक उपग्रह चंद्रमा ही है पृथ्वी का। इसका व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब पृथ्वी का जितना
व्यास होगा उसको 4 भाग में बांट देंगे तो 1 भाग इतना जो है चंद्रमा का चौथाई होगा। और यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है, चांद इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे ग्रह जो है वो अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा में नजदीक है। मतलब जो भी दूसरा खगोलीय पिंड है या फिर और भी जो है उपग्रह हम लोग के वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक में है चंद्रमा, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत छोटा है। 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर जो है वो चंद्रमा है पृथ्वी से। अब ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो है 27 दिन में पूरा करता है। मतलब पृथ्वी जो है पृथ्वी के एक चक्कर पूरा लगाने में चांद जो है वो 27 दिन लगाता है, और इस जो लगभग इतने ही समय में ये अपना कक्ष में जो है एक चक्कर लगाता है। मतलब 27 दिन में जो है वो ये क्या होता है, एक चक्कर अपना कक्ष में घूम जाता है। और इस कारण से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई पड़ता है। अब बात आता है कि चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। चांद में हम लोग नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि यहाँ ना तो पानी है ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, ये सारी चीजें। और ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अब पूर्णिमा के दिन में जो है रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा भी जा सकता है। और चंद्रमा जो है सूर्य की किरणें को ही मतलब पृथ्वी को परावर्तित करता है, जिसके कारण जो है वो पृथ्वी को रात में प्रकाश दिखाई पड़ता है। देखिए पृथ्वी से जो है वो सूरज से जो भी लाइट आता है पृथ्वी में आता है, पृथ्वी से परावर्तित होकर वो चीज जाता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा जो है वही लाइट को फिर रात को दिखाता है। अब नेक्स्ट आता है ग्रहण। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज जानने वाला है, ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण खगोलीय एक घटना है। ग्रहण क्या है? एक खगोलीय घटना है। और पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमा का अवस्था के कारण जो है ग्रहण उत्पन्न होता है। मतलब देखिए पृथ्वी जो है वो अपना कक्ष में घूम रहा है, चंद्रमा भी अपना कक्ष में घूम रहा है। अब यही सबके जो है अवस्था में परिक्रमण जो घूमते रहता है उस अवस्था में कुछ चेंजिंग होता है, उस प्रकार उसी के चलते जो है वो ग्रहण लगता है। ग्रहण जो है 2 प्रकार के होता है। हाँ, खगोलीय घटना में जो है ग्रहण एक खगोलीय घटना है। और पृथ्वी तथा चांद है ना, पृथ्वी हो गया चांद हो गया, परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा की अवस्था के कारण जो है ये लोग ग्रहण को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद सूर्य ग्रहण को देखेंगे। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, ये क्या है? सूर्य है, और ये क्या है? चंद्रमा है ना, ये चांद है और ये सूर्य है। अब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। बीच में कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। क्या समझिएगा कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, ये सूर्य हो गया और ये क्या हो गया? चांद हो गया। अब ये दोनों के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तब पृथ्वी की छाया जो है कहां पड़ता है? चांद पर पड़ता है। मतलब इधर से सूर्य का लाइट जा रहा है, अब ये जो है यहाँ रोक दिया, ये है ना, ये तो रोक दिया। अब इधर छाया जो है कहां जाने लगा? चांद पर जाने लगा। तो अब ये चांद पर जाने लगा, चंद्रमा का ये छाया जो है चंद्रमा पर पड़ने लगा, और इसके कारण चंद्रमा की छाया वाली भाग दिखाई नहीं देता है। अब चंद्रमा के छाया जो इस साइड के भाग जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो छाया वाला भाग नहीं दिखाई देने के कारण, हाँ, इसके छाया वाला भाग नहीं दिखाई देता है। इस स्थिति को जो है वो चंद्र ग्रहण कहते हैं, और यह स्थिति पूर्णिमा के दिन ही होता है। अब उसके बाद जो है सूर्य है ना, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है। अब यहाँ दूसरा बात, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चांद आ गया। अब सूर्य के जो रोशनी है ना, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। फिर से समझिएगा, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगता है, और इसके कारण सूर्य जो है वो पूरा नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस स्थिति को जो है हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यह स्थिति जो है अमावस्या के दिन में दिखाई देता है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गया। अब जानने योग्य बात है, सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, और प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद भी पृथ्वी जो है, पृथ्वी तक जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में जो है वो लगभग 8 मिनट समय लगता है। मतलब सूरज के जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट समय लगाता है, और प्रकाश की जो गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। जबकि चांद से पृथ्वी तक के परावर्तित प्रकाश का आने में जो है वो 1.3 सेकेंड का समय लगता है। मतलब देखिए चंद्रमा पर है ना, चंद्रमा से पृथ्वी पर जो भी मतलब जो प्रकाश का किरण आता है उसको आने में कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। लेकिन सूरज से जो प्रकाश का किरण पृथ्वी तक आने में जो लगता है 8 मिनट का लगभग समय लगता है। अब नेक्स्ट आता है क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? तो तारा हो गया, ग्रह हो गया तथा उपग्रह हो गया। इसके अतिरिक्त में बहुत छोटे छोटे जो है खगोलीय पिंड जो है सूरज के चारों ओर क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहा है, और इस पिंड को जो है हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये आकार में ग्रह से छोटे एवं उल्का पिंड से बड़ा होता है। ग्रह के हिसाब से छोटा होता है लेकिन उल्का पिंड से ये बड़ा होता है, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं में के बीच में पाया जाता है। मतलब मंगल ग्रह जहां है और बृहस्पति ग्रह है उसके कक्षा के बीच में, मतलब इधर जो है वो पाया जाता है। और वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रहों का ही भाग होते हैं, जो कि कई वर्ष पहले जो है विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुए थे। मतलब ग्रह से ही क्षुद्र ग्रह जो है टूट टूट के अलग हुआ है विस्फोट के बाद। अब नेक्स्ट आता है उल्का पिंड क्या होता है?
तो आकाश में कभी कभी एक ही ओर से एक मतलब पृथ्वी देखिए आकाश में कभी कभी देखते होंगे कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत तेज से मतलब चमकता हुआ कुछ आ रहा है रात के समय, लेकिन गिरता हुआ दिखाई देता है। फिर वो दिखाई मतलब गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद दिखेगा नहीं धरती के नीचे। तो ऊपर से क्या हो रहा था, वो उड़ते उड़ते आ रहा था और पृथ्वी के संपर्क में जैसे ही आता है, मतलब ये उल्कापिंड पृथ्वी के संपर्क में, वायुमंडल के संपर्क में आता है, वो जल के वहीं क्या होता है, राख हो जाता है। इस वजह से जो है धरती पर वो नहीं गिर पाता है। फिर से एक बार समझिए उल्कापिंड क्या है। तो आकाश में कभी कभी एक और से इतना तेजी से वेग से मतलब जलते हुए कुछ आएगा ना, रात को अगर दिखाई पड़ता होगा, तो उसको हम लोग जो है उल्कापिंड बोलते हैं। और उल्काओं जो है, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्कापिंड कहा जाता है। देखिए फिर से यहाँ समझिएगा उल्कापिंड क्या है। तो कभी कभी रात को अगर देखते होंगे कि मतलब जोर वेग से जो है उधर से चलते आ रहा है ना, अब बहुत तेजी से आ रहा है और गिरते हुए दिखाई देता है, तो उसको हम लोग उल्का बोलते हैं। और वही थोड़ा सा कुछ मतलब वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद जल जाता है, फिर भी अगर कुछ हिस्सा बच गया, पृथ्वी में गिर गया है कुछ छोटा सा भाग, उसको हम लोग उल्कापिंड बोलते हैं। यहाँ एक जानने योग्य बात है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी में जो है 945 किलोमीटर की व्यास वाला सीरीज नामक एक बौना ग्रह है, जो कि अपने स्वयं को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है गोल आकार में मतलब हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है कि आकाशगंगा किसको बोलते हैं। तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, लाखों तारे का समूह जो है, उसी को जो है, इस पट्टी को जो है आकाशगंगा बोलते हैं। हमारी सौरमंडल में जो है इस आकाशगंगा का एक भाग है। हम लोग का सौरमंडल भी क्या है, एक आकाशगंगा का ही भाग है। आकाशगंगा में बहुत सारा चीज होता है। जितना भी हम लोग का सौरमंडल हो गया, जितना भी ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, जो भी है वो सारा का सारा आकाशगंगा बोला जाता है। अब प्राचीन भारत में इनकी कल्पना जो है वो आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से किया गया था, और इस प्रकार इसका नाम जो है आकाशगंगा पड़ गया था। और आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्कर जो है, चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए, इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत से लगभग जो है, भारत के क्षेत्रफल से लगभग 1.5 गुना है। मतलब यहाँ क्या बोला है कि आकाशगंगा को हम लोग कैसे जान सकते हैं कितना बड़ा है क्या नहीं है सो। तो हम लोग पूरे सौरमंडल चक्र को क्षेत्रफल को 1 रुपये मान लेंगे। सौरमंडल जो है कितना है, 1 रुपया है, और 1 रुपये के सिक्के इतना समझ लेंगे। लेकिन इसके तुलना में आकाशगंगा जो है वो भारत के क्षेत्रफल से लगभग जो है कितना है, 1.5 गुना बड़ा है। आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा करोड़ों तारों तथा बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। बहुत सारा इसमें क्या है, गैस है, ये सारी चीजें। अब इस प्रकार से लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है वो एक ब्रह्मांड का मतलब निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि सौर मंडल जो है, सौर मंडल मिल के जो है, बहुत सारा सौर मंडल मिलकर क्या बनाता है, आकाशगंगा बनाता है। और ये आकाशगंगा जो है, इस तरह का आकाश, बहुत सारा आकाशगंगा मिल मिलकर जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और ब्रह्मांड जो है विशालतम कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर क्या करता है, उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। मतलब देखिए सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, ग्रह लगाता है। और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह लगाता है। तो बुध एवं शुक्र ग्रहों का भी, बुध हो गया और शुक्र हो गया, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन है, चांद है। और बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह हुआ गैनेमिड, बृहस्पति का ही क्या है, एक उपग्रह है। तो अब कुछ जो है वो मानव निर्मित भी उपग्रह है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह। तो तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार की खोज संबंधी कार्यों के लिए जो है मानव निर्मित उपग्रह बनाया है। और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड होता है, और जिसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेने के लिए बनाया गया है। और साथ साथ पृथ्वी के संचार माध्यम हो गया, सैटेलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नेटवर्किंग के लिए हो गया, ये सारी चीज के लिए जो है उपग्रह का प्रेक्षण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। और वो पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, कक्ष में घूमते रहता है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं, जैसे कौन कौन है, तो एनसेंट है, एडुसेंट है, IRS इत्यादि जो है वो पृथ्वी का मतलब मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह है। और भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में जो है अत्यधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 में जो है चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का भी मतलब प्रेक्षण किया गया था। और इन प्रकार जो है वो मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारा चीज करने के लिए जो है वो किया जाता है। और इसका साथ साथ में जो है वो सैन्य प्रयोजन के लिए भी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। जानने वाली बात यह है कि पृथ्वी का सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, जो कि रूस के द्वारा, है ना, 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था। तो ये चैप्टर जो था खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग जस्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।